नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। आज हम फिर से एक नए वीडियो के माध्यम से बीएड 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हिंदी लैंग्वेज के पीवाईक्यू को हल करने वाले हैं, जो आपके 2026 में होने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। ठीक है, 2026 का क्यों? क्योंकि हिंदी का सिलेबस जो है बहुत ही सीमित है और सटीक है। ठीक है, तो बार बार रिपीटेशन करके यहीं से क्वेश्चन आता है, तो आप ध्यान में रखिए कि पीवाईक्यू करके आप बड़े आराम से हिंदी सिलेबस कवर कर सकते हैं। अगर आप बीएड हमारे माध्यम से करना चाहते हैं, आप बीएड से संबंधित कोई समस्या है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर बात कर सकते हैं, या जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग चुंगी चौराहा, अलोपी बाग प्रयागराज आकर आप लोग हमसे मुलाकात कर सकते हैं। ठीक है, हमारे थ्रू आप बीएड अगर करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों से लाभ मिलेगा। ठीक है, और आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। अगर आप स्कॉलरशिप बेस पे करना चाहते हैं या बीएड से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर जरूर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ें, क्योंकि इस वीडियो का पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगा, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, जहां बच्चे आपस में खूब बातें करते हैं और तरह तरह की चीज़ें शेयर करते हैं, आपको जानकारी पता चलती है, जैसे कि स्कॉलरशिप फॉर्म आया, क्या फॉर्म आया, कैसे क्या। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। उससे पहले एक चीज़ और बता दें कि हमने 2025, 24, 23 का हिंदी का पीवाईक्यू जो है वो कर लिया है पहले से ही। ठीक, अब बचा है आज से हम शुरू करेंगे 2022 का पीवाईक्यू। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पूर्ववर्ती क्वेश्चन जो आए हुए हैं वर्षों में, हम उन्हें 2022 के क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो को बहुत लंबी हम नहीं करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, ठीक, यहां से है। हमने पहले भी बताया है कि बीएड का एंट्रेंस एग्जाम 2 पालियों में होता है, सुबह भी और शाम को भी। ठीक है, तो 2 पालियों में होता है। 50 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, जो हम ऑलरेडी साथ में लेकर चल रहे हैं, अभी भी इसी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा चैनल पर जब विजिट करेंगे। और हिंदी भी हमें इसी प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। हिंदी भी हम दूसरे 50 का लेकर चल रहे थे ना, 51 से लेके 100 नंबर तक, तो हिंदी लेकर हम लोग चल रहे हैं। आप इससे जोड़ सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश है तो आप इंग्लिश करिएगा। ठीक, और तीसरे 50 में आपकी रीजनिंग रहेगी, सीडीपी रहेगा, कुल मिला के सामान्य व्यक्ति रहेगी। ठीक है, और चौथे 50 में आपको मिलेगा, जो दूसरी पाली का दूसरा 50 होगा, इसमें क्वेश्चन मिलेगा आपको आपके विषय का। जैसे आप कला वर्ग से हैं तो कला वर्ग का मिलेगा, साइंस वर्ग से हैं तो साइंस का मिलेगा, वाणिज्य से हैं तो वाणिज्य से मिलेगा, कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स से मिलेगा। ठीक है, जो जिस विषय से आप संबंधित है वो 50 आपको करने होंगे। चलिए, अब बहुत हो गई, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन जो कि 51 नंबर से शुरू हो रहा है। जल का पर्यायवाची नहीं है। वारी जल का पर्यायवाची है, सलिल जल का पर्यायवाची है, अमृत दूध और जल दोनों का पर्यायवाची है। ठीक है, तो यह है अम्बुज। अम्बुज जल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अम्बुज मीन्स कमल होता है, कमल जो कीचड़ में खिलता है ना, कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल होता है अम्बुज मीन्स। ठीक, तो अम्बुज शब्द जल का पर्यायवाची नहीं होता, जबकि वारी, सलिल, अमृत, तोय, उदक आदि जल के पर्यायवाची, अम्बुज शब्द कमल का पर्यायवाची होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिहार की कौन सी बोली नहीं है? अवधी नहीं है, अवधी उत्तर प्रदेश की है। मगही है, भोजपुरी है, मैथिली है, ये सब बिहार में है, लेकिन ये नहीं है, और इसीलिए यह आंसर सही है, क्योंकि वही पूछा ही है कि कौन सा नहीं है। जैसे ही नहीं मिलता है आपको अंडरलाइन कर लेना है उसको। अवधी बोली अर्ध मगधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। ये उत्तर प्रदेश, अयोध्या, जौनपुर, प्रयागराज में बोली जाती है। मगही मैथिली तथा भोजपुरी मगधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। ये बिहार राज्य में बोली जाती है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धरती का पर्यायवाची नहीं है, सॉरी, धरती का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा इसमें ऐसा है जो धरती का पर्यायवाची है? तो वसुधा को आप जानते हैं, इसमें बताना है। वसुंधरा भी कहा जाता है। ठीक है, वसुधा, वसुंधरा।
तो धरती शब्द का पर्यायवाची वसुधा है। अन्य पर्यायवाची धरा, पृथ्वी, भू, भूमि, धरणी, रत्नगर्भा। रत्नगर्भा इसलिए क्यों कहा जाता है? रत्नगर्भा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको पता है कि जितने भी खनिज होते हैं वो पृथ्वी के अंदर से ही निकाले जाते हैं। रत्नों को पृथ्वी के अंदर से ही निकाला जाता है। और इधर देख लेते हैं थोड़ा सा, समुद्र का पर्यायवाची पयोधी, जलधि, वाराधि। लास्ट में धी आ रहे हैं, आप देख सकते हैं आप, लास्ट में धी आ रहा है, तो यहाँ समुद्र की पर्यायवाची होती है। जलद, अभ्र, मेघ, वरिधर, ये सब बादल के पर्यायवाची है। जलद, अभ्र, मेघ, वरिधर। ठीक। पत्थर का पर्यायवाची उपल, प्रस्तर, पाषाण, अस्म। ठीक, ये पत्थर की पर्यायवाची है। पर्यायवाची विलोम और संधि, आप ये ध्यान में रखिएगा कि यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आच्छादन का संधि विच्छेद होगा। संधि विच्छेद का क्या मतलब है? जब किसी मूल शब्द को तोड़कर दो नए मूल शब्द बन जाए। आ अपने आप में एक मूल शब्द है, छादन। छादन भी एक शब्द है। ठीक, तो छादन मीन्स होता है छानना, छानना। ठीक है, तो अच्छ नहीं, अच्छ कोई मूल शब्द नहीं। अच्छा एक मूल शब्द है, लेकिन दन कोई मूल शब्द नहीं है। दान होता तो ठीक रहता, दन, दन गलत है। अच्छा तो मूल शब्द है, आत भी कोई मूल शब्द नहीं है, छादन तो है। ठीक, आ अपने आप में पूर्ण से युक्त है। जैसे आप कहते हैं ना इधर आजा, तो आ अपने आप में एक पूर्ण शब्द है। ठीक, तो आ और छादन, आच्छादन, यह होगा सही पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर बी। आच्छादन संधि विच्छेद, आ धन छादन है, एक व्यंजन संधि है। यह एक व्यंजन संधि है। किसी भी हस, सर या आ के मेल छा पर होने पर छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, किसी भी हस्व या आ का मेल छा से होने पर छा के पहले चा जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो स्वच्छंद है तो स्वच्छंद होगा, क्योंकि आ के बाद जो है छा तुरंत आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में चा जुड़ जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। अनु के बाद छा आ रहा है, तो इसमें चा जुड़ जाएगा, अनुच्छेद। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है? अद्भुत रस का अस्थाई भाव है विस्मय, विस्मय। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। तो शोक का होता है करुण। ठीक, उत्साह का होता है वीर, और निर्वेद का क्या होता है अभी बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान से तो निकल गया है। ठीक है, विस्मय का होता है अद्भुत। तो इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं, नीचे दिया गया है, वहां ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया है कि वहां करुण जो है वो शोक का होता है, उत्साह वीर का होता है, और निर्वेद होता है शांत का, यहाँ दिया हुआ है निर्वेद शांत का। विस्मय होता है, विस्मय का स्थायी भाव होता है अद्भुत रस का। ठीक है, अद्भुत रस विस्मय का स्थायी भाव होता है। जहां अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तुओं या घटनाओं को देखकर हृदय में विस्मय या आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो। जैसे आपने कुछ देखा और आप आश्चर्यचकित हो गए, कोई अलौकिक चीज देख लिया आपने, तो उस समय जो आपके मन में भाव उत्पन्न होता है वह आश्चर्य का भाव होता है, विस्मय का भाव होता है। वहीं पर निकल के आता है आपका अद्भुत रस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दयालु शब्द में कौन सी संज्ञा है? दयालु शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो दयालुता एक भाव है, दयालुता एक भाव है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, दयालु शब्द का भाववाचक, दयालु शब्द में भाववाचक संज्ञा है जिस शब्द में व्यक्ति के गुण धर्म भाव दशा, देखिए कि ध्यान से देखिएगा, गुण धर्म भाव दशा व्यापार का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन, ठीक है, आदि जो है ये दयालु शब्द का भाववाचक शब्द है। ये सब भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं, जैसे मिठास, बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन। ठीक, जहां पर भाव, करुणा, दया ये सब निकल के आ रहा हो तो वहां भाववाचक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? देवनागरी यही जिसमें ये सब लिखा हुआ है, जैसे संस्कृत लिखा जाता है, जिसमें हिंदी लिखा जाता है, ये देवनागरी लिपि है। लिपि वह चीजें होती हैं जिसमें लिखा जा रहा है, भाषा, भाषा बोलने का तरीका होता है। ठीक है, जैसे यहां भी कमल है। ठीक,
कमल है यहाँ भी, और ये भी कमल है, कमल। ठीक, यहाँ भी कमल लिखा है, यहाँ भी कमल लिखा है। भाषा दोनों की हिंदी है, क्योंकि इंग्लिश में इसे लोटस कहा जाता है, आपको पता है। इंग्लिश में इसे, ये दोनों भाषाएं हिंदी है, ऐसा मत समझिएगा कि ये इंग्लिश में लिखा गया, नहीं, ये भी भाषा हिंदी है, ये भी भाषा हिंदी है, बस लिपि बदल दी गई है। यहाँ रोमन लिपि है, यहाँ देवनागरी लिपि है। क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई। तो देवनागरी की लिपि की उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि इसके पहले होती थी, वहीं से निकल के आई है और जो है देवनागरी। ठीक, तीसरी चौथी शताब्दी से ही भारतवर्ष में ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था। इस ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है, यह बाएं से दाहिने लिखी जाती है। ध्यान रखिएगा कि देवनागरी लिपि बाएं से दाहिने लिखी जाती है। ठीक, जबकि उर्दू हो गया, फारसी हो गया, दाहिने से बाएं लिखे जाते हैं। अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। ठीक, अर्ध विवृत स्वर का पहले क्या होते हैं, यही आपको पहले देखना चाहिए। यहां दिया हुआ है, देख लेते हैं हम उसको एक बार, कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद हो वहां अर्ध संवृत होता है, जबकि जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार आधा खुला हो वहां अर्ध विवृत होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता हो वहां अर्ध विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता हो वहां अर्ध संवृत। जैसे अ बोलिए आप, छोटा आ, तो आप बोलेंगे, आपका मुंह छोटा सा खुला रहेगा। ठीक, लेकिन आप बड़ा आ बोलेंगे तो ज्यादा मुंह खोलना पड़ेगा। ए तो आप देख रहे हैं तो छोटा सा मुंह बंद हुआ है, ठीक है, आधा बंद है, जबकि अय बोलेंगे तो आपका मुंह आधा खुला हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से अर्ध विवृत क्या हुआ, अर्ध विवृत हुआ ए। ठीक, अर्ध विवृत कौन सा होता है, फिर से एक बार, जिन स्वरों में मुख द्वार आधा खुलता हो। ठीक, मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं, विवृत, अर्ध विवृत, अर्ध संवृत और चौथा कौन सा है, संवृत। जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार लगभग बंद हो, जैसे ई उ लगभग बंद है। ठीक, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, किन को जोड़कर ज्ञा बनाया गया है, तो बनाया गया है जा और या को जोड़कर। ठीक, जा और या को जोड़कर, तो है जा और या, तो इससे बनता है ज्ञा। ज्ञा बोले तो आप या और जा दोनों निकल के आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, क्या है, हंसपद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। हंसपद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, कहाँ होता है हंसपद विराम चिन्ह का प्रयोग, तो होता है क्या वाक्य पूरा करने के लिए, क्या संकेत देने के लिए, अर्थ स्पष्ट करने के लिए, लिखने में अक्षर छूटने के संकेत को। तो हंसपद शब्द जो है, हंसपद यही होता है ना, ये वाला। ठीक, ये वाला, जैसे आपने कुछ लिखा, जैसे सुना, लिखा कि राम ने खाया, अब यहां आपको लिखना था बीच में खाना, तो आप ऐसे ऐसे करके खाना लिख देते हैं। हम लोग तो तीन लगा देते हैं, लेकिन ये लगता एक ही है, एक दो ही लगता है। ठीक है, तो यही है हंसपद। तो यहाँ लिख दिया आपने, राम ने खाना खाया। क्लियर हुआ होगा। चलते हैं, तो ये जब संकेत कोई छूट जाए तो वहां का प्रयोग होता है लास्ट में। इसका ऑप्शन डी नंबर सही है। हंसपद प्रयोग लिखने के लिए अक्षर छूटने का संकेतन देने के लिए किया जाता है। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्ह, हिंदी के और भी कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्ह है। पूर्व विराम ऐसे आप सब ये पता है, अल्प विराम, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह यही जब जोड़ना होता है, जैसे यहाँ पर कोई चीज खत्म हो रहा हो, जब और शुरुआत भी उसी से संबंधित होता है, तो यही हंस लगा देते हैं हम लोग। कौन सा, योजक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादिबोधक चिन्ह आपको पता है, तो इसको क्या ही बताना। और क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट, कहाँ चला गया, कौन सा था ये, 60 था, तो अब 61 कहाँ चला गया यार, 61 किधर है, मिल जा भाई, ये रहा। अच्छा, यहाँ पर और भी चिन्ह दिए हुए हैं, अर्धविराम, विवरण चिन्ह,
लोप वर्जन चिन्ह और संक्षेप लाघव। तो यहाँ छोटा सा ओ जैसा संरचना बना दी गई है, ये संक्षेप या लाघव चिन्ह है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। हाँ, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, पूजनीय, पूजनीय, ये तो गलत है। पूजनीय होता है, आधा जा नहीं होता। तदोपरांत, ये भी गलत है। तदुपरांत होता है, ऊ की मात्रा रहेगी, तदुपरांत। कवित्री नहीं, ये वी की मात्रा, ई की मात्रा नहीं रहेगी, कवित्री रहता है, वो कवित्री, कवित्री नहीं, कवयित्री। ठीक, तो अंत्याक्षरी यहाँ पर सही है, ये सही वर्तनी लिखा हुआ है, अंत्याक्षरी। यहाँ देख सकते हैं कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अंत्याक्षरी है। अन्य शब्दों का शुद्ध वर्तनी इस प्रकार होगा यहाँ की, जैसे हमने की बताया अभी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62। जलेबी की मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। मिठाई, मीठापन, मीठा या चीनी। तो मीठा इसका सही आंसर होगा। क्या विशेषता है जलेबी की? वह बहुत मीठा है। ठीक है, जलेबी की मिठास अधिक है में रेखांकित शब्द मीठा भाव संज्ञा है, इसका विशेषण संज्ञा ओ मीठा होगा, इसकी विशेषण मीठा होगा। मीठापन भी आप कह सकते हैं, लेकिन मीठापन भाववाचक संज्ञा आप ज्यादा बेहतर होगा। मिठास यहाँ भाव निकल के आ रहा है, मीठापन। ठीक, मीठापन एक भाव होता है, जैसे उनसे बड़े मीठेपन से बात किया गया। ठीक, तो यह भाव निकल के, जबकि मीठा अपने आप में एक विशेषण है, विशेषता बतलाई जा रही है जलेबी की। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय, हिमालय है व्यक्तिवाचक, हिमालय व्यक्तिवाचक प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी एक वस्तु, स्थान, आकृति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का या आकृति का जब बोध हो, ज्ञान हो, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, यहाँ हिमालय से पर्वत के नाम का बोध हो रहा है। हिमालय जैसे ही बोला तो एक पर्वत का नाम निकल के आ रहा है। ठीक, किसी वस्तु का या स्थान का नाम निकल के आ रहा, आकृति का नाम निकल के आ रहा है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में सर्वनामों की संख्या है 11। ठीक, हिंदी में सर्वनामों की संख्या है 11। अगर आपको सर्वनाम या संज्ञा नहीं समझ में आ रही है, तो हमने अपने पूर्ववर्ती वीडियोस में ये सारी चीजों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कराया हुआ है। संधियों को भी बार बार समझाया हुआ है, समास को समझाया हुआ है, समास के प्रकारों को समझाया हुआ है, सर्वनाम संज्ञा को बताया गया है। तो सर्वनाम मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सर्वनाम जानने से पहले आपको संज्ञा जानना होगा। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, ठीक, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, शहर इत्यादि का नाम जब लिया जाता है तो वो होता है संज्ञा। जैसे राम ने खाना खाया। ठीक, जैसे अमरूद मीठे थे। जैसे प्रयाग सुंदर शहर है। जैसे सॉरी, जैसे राकेश खेल रहा है। तो इन सब जगहों पर जब मैं, तू, आप, वह, यह, ये सब प्रयोग होने लगे, कोई अल्टरनेट ऑप्शन, ये कोई अल्टरनेट शब्द प्रयोग होने लगे, तो वह होता है सर्वनाम। ये सब संज्ञाएं हैं। किसी शहर का नाम आ रहा है, किसी स्थान का नाम आ रहा है, ठीक, किसी वस्तु का नाम आ रहा है, जैसे पेन से लिख रहा हूं, किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, जैसे राकेश, रमेश, गीता, सीता, राम, ठीक, ये सब आ रहा है। तो यहां पर होती है ये संज्ञा। लेकिन जब संज्ञा के स्थान पर कोई शब्द प्रयोग कर दिया जाए, जैसे उसने खाना खाया या उन्होंने खाना खाया, ठीक है, वो खाना खाया, वो बहुत अच्छा है, ठीक, वह बहुत अच्छा है, वह बहुत मीठा है, वह शहर बहुत ही सुंदर है, ठीक है, वह खेल रहा है, यह बहुत अच्छी किताब है, ठीक। तो ये सब होता है सर्वनाम। तो सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे मैं हो गया, तू, आप, यह,
वह, सो, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब क्या है? 11 प्रकार के सर्वनाम हैं। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राम सो रहा है। राम सो रहा है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? आकर्मक। ठीक है, यहां पर आकर्मक क्रिया है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही है। राम सो रहा है वाक्य में आकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया आकर्मक कहलाती है। ठीक है, ऐसा कोई कार्य हो रहा हो जिसका परिणाम केवल आप पर ही निर्भर हो। आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य हो रहा है जिसका परिणाम आपसे ही संबंधित हो, आप पर ही लागू हो, तो वह होता है आकर्मक क्रिया। जैसे आप भोजन कर रहे हैं तो यहाँ आकर्मक क्रिया है, क्योंकि वह आपकी भूख मिटा रहा है। क्लियर? राम सो रहा है, यह जिस प्रकार फल कर्ता पर पड़ता है, ठीक है, ठीक है, वह क्रिया आकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में कर्म का अभाव है। कर्म का अभाव है, सो रहा है, तो यहाँ सोना क्रिया है, राम करता है, तो इसका परिणाम किस पर पड़ रहा है? राम को, क्योंकि वही रिलैक्स हो रहा है। तो ऐसी दशा में यह आकर्मक, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? वह बहुत तेज दौड़ रहा है। दौड़ना क्रिया है। ठीक है, क्रिया कौन सी होती है? जिसके लास्ट में ना आए। दौड़ना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, ठीक है, खेलना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो क्रिया की जो विशेषता बतलाए वही होती है क्रिया विशेषण। तो क्रिया की विशेषता कौन बतला रहा है? दौड़ रहा है, लेकिन बहुत तेज दौड़ रहा है। ठीक, तो यही है क्रिया विशेषण। तो तेज जो है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। वह बहुत तेज दौड़ रहा है। वाक्य में तेज शब्द क्रिया विशेषण है। वाक्य में प्रयुक्त पदों का विवरण इस प्रकार है। वह एक सर्वनाम है, अभी हमने बताया। बहुत एक प्रविशेषण है। प्रविशेषण जब क्रिया की विशेषण या विशेषण की विशेषता कोई बतला रहा हो तो वह होता है प्रविशेषण। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। जब विशेषण की विशेषता बतला रहा हो कोई और उस विशेषण की विशेषता कोई बतलाए तो वह होता है प्रविशेषण। जैसे बहुत तेज तो दौड़ रहा है, लेकिन कितना तेज? बहुत तेज। ठीक, तो यह इसकी सहायता कर रहा है, तेज की सहायता कर रहा है। ठीक, तो यह हुआ प्रविशेषण। तेज भी क्या हुआ? क्रिया विशेषण। दौड़ना क्या हुआ? क्रिया। ठीक, तो क्रिया की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे तेज, धीमा आदि। तो चलते अब खत्म करते हैं यहीं आज। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। ठीक, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ख्याल।